हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, मैं लक्ष्मण और लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। सो गाइस, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी HTML के सीरीज़ में। और ये 8th वीडियो है HTML सीरीज़ का, यानी कि HTML सीरीज़ का ये पार्ट 8 वीडियो है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक टोटली डिफरेंट टॉपिक के बारे में। अच्छा गाइस, पिछली बार हम लोगों ने क्या सीखा था, क्या आप लोगों को याद है? लास्ट टाइम यानी कि HTML का वीडियो बनाए हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं बिजी था जैसा कि, तो 2 महीने हो गए। बट लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर किसी को याद तो कमेंट करके बताइए। क्या किसी को याद है? ओके, जिसने कमेंट किया है बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो। और जिसको नहीं याद, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग सीख रहे थे टेबल्स के बारे में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टेबल में कैसे हम लोग मर्ज कॉलम्स बना सकते हैं। मर्ज कॉलम्स क्या है, कैसे बनाते हैं, ये देखने के लिए आप वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ओके, बट आज का टॉपिक हमारा बहुत डिफरेंट है। आज के टॉपिक के बाद से हम लोग शुरू करने वाले हैं HTML के बेसिक से थोड़े से एडवांस की तरफ हम लोग आज जाने वाले हैं। और आज हम लोग सीखने वाले, मतलब आज की वीडियो से मैं आप लोगों को हाइपरलिंक्स एंड इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं, ये टॉपिक की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा। बट आज की वीडियो में डायरेक्टली हम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो टॉपिक को समझने से पहले, यानी कि हाइपरलिंक्स और इमेजेस को समझने से पहले हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है HTML के URLs के बारे में। यानी कि HTML में हम लोग URLs किस प्रकार से दे सकते हैं। अच्छा गाइस, क्या आप में से कोई बता सकता है कि URL का फुल फॉर्म क्या है? प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, सो जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। URL का फुल फॉर्म है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ पे URL में अगर हम लोग R और L को अगर मान लीजिए हम लोग URL में अगर मान लीजिए कि हम लोग U को इग्नोर करके R और L को कंसिडर करते हैं, सो रिसोर्स लोकेटर इसका मतलब क्या है? लाइक आपके पास R फॉर रिसोर्स। ओके, तो रिसोर्स यानी कोई चीज़ है, राइट? कोई डेटा हो सकता है आपके पास, डेटा के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल कोई वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स के अंदर। रिसोर्स मीन्स डेटा, एंड डेटा कैन बी एवरीथिंग। ओके, सो अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, रिसोर्स, R फॉर रिसोर्स हम लोगों ने समझ लिया, और L फॉर लोकेटर, यानी कि रिसोर्स लोकेटर, यानी कि हम कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो कि एक रिसोर्स है हमारा, मान लीजिए उस रिसोर्स का लोकेशन डिफाइन करता है। कोई ऐसा चीज़ है जिसका लोकेशन, किसी रिसोर्स का लोकेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट? कोई डेटा है, अब डेटा को हम लोग, डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है उसका हम लोग रिसोर्स जो है वो डिफाइन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे URL से 2 प्रकार की होती हैं, या अगर मैं इजी वर्ड में कहूँ तो रिसोर्स को हम लोग 2 तरीके से लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा रिलेटिव, और दूसरा तरीका है हमारे पास एब्सोल्यूट। ओके, अच्छा, थोड़ा टेक्निकल हम लोग चले गए। टेक्निकली हम लोग टेक्निकल टर्म्स में हम इसको बाद में समझेंगे। पहले मैं आप लोग को एकदम रियल लाइफ एग्जांपल लिख देता हूँ। ओके, चलिए एक कहानी समझते हैं हम लोग। एक कहानी है मेरे पास, उसको सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि कहानी के थ्रू हम लोग थ्योरेटिकल जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं। ओके, अब मेरे पास एक कहानी है। कहानी में ऐसा है कि लाइक घर में, ठीक है, एक घर था। उस घर में एक राम नाम का एक लड़का रहता था। राम, ठीक है, राम, RAM, राम नाम का एक लड़का रहता था, और उसकी पूरी फैमिली उस हाउस में रहती थी। ओके, अब एक दिन क्या हुआ, राम को करना था क्या? ब्रेकफास्ट। सुनिएगा ध्यान से, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम को सुबह सुबह भूख लगी थी, उसको करना था ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए वो सोच रहा था कि वो मिल्क और ब्रेड खाएगा, अपने ब्रेकफास्ट में मिल्क और ब्रेड खाएगा, ठीक है, उसने ये सोचा। लेकिन अब उसको ये पता नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि मिल्क और ब्रेड जो है वो रखा कहाँ है, किचन में कहाँ रखा हुआ है। और वो अपनी मॉम को नहीं बोल सकता था देने के लिए, बिकॉज हिज मॉम वाज बिजी इन डिफरेंट वर्क। उसकी जो मॉम थी वो किसी दूसरे काम में बिजी थी, ठीक है। सो उसने सोचा कि मैं खुद से ही ले लूँ। अब
अब उसने क्या किया, अपनी मम्मी से पूछा कि मिल्क और ब्रेड कहाँ पे रखा हुआ है। अब सुनिएगा, यहाँ पे ट्विस्ट है कहानी में। अब उसकी मम्मी ने बोला मिल्क कहाँ पे है, सुनिएगा। अब उसकी मम्मी ने बोला कि देखो, अगर तुम्हें मिल्क और ब्रेड खाना है तो ब्रेड जो है वो किचन के अंदर में शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ बोला उसकी मम्मी ने? किचन के अंदर, जो उसका घर है उस घर में किचन के अंदर शेल्फ के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे ब्रेड रखा हुआ है। ओके, सो ये अब यहाँ पे ये पार्ट हो गया। तो फिर राम गया, उसको वो गया तो उसको तो ब्रेड तो मिल गया। ओके, बट अब उसको मिल्क नहीं मिला। मिल्क आके पूछा मम्मी से, तो मम्मी ने कहा कि मिल्क जो है वो ख़त्म हो गया है, मिल्क कल रात को ही ख़त्म हो गया था और अब नहीं है। तो मिल्क तुम्हें, सुनिएगा बहुत ट्विस्ट वाली चीज़ है यहाँ पे, अब मिल्क तुम्हें जाना है अपने घर से निकल के और जाके जो मेन रोड है उस मेन रोड से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न पे जो आपका चौराहा पड़ता है वहाँ पे जो राशन का स्टोर है वहाँ से तुम्हें लेके आना है मिल्क, तभी तुम मिल्क और ब्रेड खा पाओगे और तुम्हारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ओके, एंड योर फादर कैन नॉट डू दैट वर्क बिकॉज हिज फादर वॉज ऑल्सो बिजी इन अनदर वर्क। ओके, उसके जो पापा थे वो भी किसी दूसरे वर्क में बिजी थे, इसलिए वो भी काम नहीं कर सकते थे। अब हमारे घर में अक्सर ये सिचुएशन आती रहती है, राइट? बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सिचुएशन आती रहती है कि घर में कोई सुबह सामान नहीं होता और हमारे मम्मी और पापा बिजी रहते हैं तो हमें जाके वो काम करना पड़ता है। ओके, बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मैं ये सब क्यों सुना रहा हूँ कहानी, ये सब और ये कहानी तो कहीं है भी नहीं, तो मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ। यस, मैं बना के बोल रहा हूँ ये सब कहानी, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली बात ये है, प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए दो बातें हुई, समझिएगा चीज़ को। यहाँ पे दो बातें हुई। सबसे पहला कि उसको ब्रेड जो है चाहिए था, मिल्क और ब्रेड दो चीज़ चाहिए था, तो ब्रेड जो है वो पड़ा हुआ था उसी के घर के अंदर में, जो किचन है उस किचन के अंदर में जो शेल्फ है उस शेल्फ के फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ था। ओके, शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, तो ब्रेड मिल गया। और सेकंड सिचुएशन में क्योंकि मिल्क नहीं था उसके घर में, इसलिए उसको घर से बाहर निकल के किसी और जगह पे जाके उसको मिल्क लाना पड़ा। मैंने क्या बोला? उसको घर से बाहर निकल के किसी और जगह से मिल्क लाना पड़ा। एंड these two situations defines the two methods of HTML URL, relative and absolute। ठीक है, अब कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मिल्क और ब्रेड इन दो चीज़ को अगर मान लीजिए हम लोग रिसोर्स अगर मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, रिसोर्स मानना के तो रिसोर्स ही है ना एक तरह का, तो अगर मान लीजिए कि हम इन दो चीज़ों को अगर मान लीजिए हम रिसोर्स मान लेते हैं, सो इसके लोकेशन देखिए अलग अलग हो गए। एक तो उसी के घर में सेम उसी का घर में उसी के घर के किचन के अंदर में उसी किचन के अंदर में जो सेल्फ है उसके ऊपर में रखा हुआ था, और सेकंड सिचुएशन में मिल्क जो थी उसके घर से बाहर निकल के किसी अदर जगह पे जाके उसको किसी और से लेना था। सो यही होता है हमारे HTML में, जब हम लोग किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं कोई कोड में, अगर मान लीजिए हमें कोड में किसी फाइल का लोकेशन अगर हमें मेंशन करना है या URL मेंशन करना है, तो हमारे पास ये दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको मेंशन करते हैं। और आज के पूरे वीडियो में मैं आप लोग को यही चीज़ बताऊंगा, बिकॉज ये चीज़ अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो फिर आगे चाहे आप हाइपरलिंक्स क्रिएट करें, चाहे आप वीडियोस बनाएं, चाहे आप वीडियोस इंसर्ट करें अपने वेब पेज में, चाहे आप ऑडियो इंसर्ट करें, इमेज इंसर्ट करने, आपको हर जगह दिक्कत आएगी। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यही बेस पॉइंट है आगे सारे आगे आने वाले टॉपिक्स का। ओके गाइस, तो इतना हम लोगों ने अभी तक समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URLs के बारे में, बट इन रूल्स को समझने से पहले अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट URL जो हैं वो किन ही दो सिनेरियो में यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास कोई फाइल है जो कि आपके खुद के लैपटॉप के अंदर में किसी और ड्राइव या किसी और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, या जिस फाइल के अंदर में आपकी वेबसाइट जिस फोल्डर के अंदर में आपकी वेबसाइट बनी हुई है उसी फोल्डर के किसी और लोकेशन में अगर आपका कोई अदर फाइल पड़ा हुआ है
और आपको उस चीज़ को स्पेसिफाई करना है अपने कोड के अंदर में, सो यू कैन यूज़ रिलेटिव URL। अब कैसे स्पेसिफाई करते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट रिलेटिव URL उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे। यानी कि आपको क्या करना है, फिर से मैं उसी एग्जांपल को वापस लेता हूँ कि लैपटॉप हमारा एक रूम है, ओके। लैपटॉप क्या है, हमारा एक रूम है। इस रूम के अंदर में कोई एक किचन है किसी लोकेशन पे, उस किचन के अंदर में शेल्फ के ऊपर में ब्रेड रखा हुआ है। फाइनली हम लोग ये चीज़ समझ गए। अगर मान लीजिए कि हमें, ठीक है, अगर मान लीजिए हमें तब ये बताना है कि फाइल हमारे लैपटॉप के अंदर में नहीं, फाइल किसी और डोमेन नेम पे, किसी और IP एड्रेस पे या किसी अदर वेबसाइट से अगर हमें डेटा को अगर लेना हो, एक्सेस करना हो, तो उस टाइम पे हम मान सकते हैं कि राम जो था, जो मिल्क लेने के लिए जो अपने घर से बाहर निकला, किसी राशन स्टोर पे जाके वो किसी और से मिल्क उसने एक्सेस किया या उसने गेट किया, तो उस चीज़ को हम लोग मान सकते हैं एब्सोल्यूट URL। ओके, समझ गए गाइस आप लोग? अच्छा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे C ड्राइव के अंदर में, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे C ड्राइव के अंदर में यूज़र्स नाम के फोल्डर के अंदर में जाना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रन डायलॉग बॉक्स लिखूँगा, सॉरी लिखूँगा नहीं, ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा C कोलन बैकस्लैश और यूजर्स, ओके, एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा यूजर्स का विंडो खुल गया। बट अगर मैं क्या कहूँ कि मुझे गूगल ओपन करना है, तो मुझे सबसे पहले गूगल के सर्वर या गूगल के डोमेन नेम को एक्सेस करना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, गूगल का URL क्या होता है गाइस, https www.google.com। अब इस पे जब मैं एंटर करूंगा तो मेरा गूगल ओपन हो जाएगा। बट फाइनली अभी मैं ओपन इसको नहीं कर रहा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, ओके। सो ये दो तरीके मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि ये जो यूजर्स नाम का जो मैंने फोल्डर ओपन किया, ये किसके लैपटॉप में पड़ा हुआ है? आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है या आपके किसी फ्रेंड के लैपटॉप में पड़ा हुआ यूजर्स नाम का फोल्डर? नहीं, सेम नाम का फोल्डर हो सकता है, बट मेरा जो फोल्डर है, जो मेरे फोल्डर के अंदर में जो डेटा है, वो डेटा क्या आपके अंदर में है? नहीं। क्या मैंने यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स के अंदर मैंने लिखा C:\\, तो क्या आपके लैपटॉप से वो फोल्डर ओपन हुआ? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ये मैं लैपटॉप के अंदर में जो फोल्डर पड़ा वहीं पे ब्राउज करके ओपन हुआ। बट अब मैं यहाँ पे ये पूछता हूँ कि जो मैंने google.com जो मैंने ओपन किया, https://www.google.com, ये जो मैंने ओपन किया, या यूट्यूब अगर मैं ओपन करता हूँ या यूट्यूब पर कोई वीडियो ओपन करता हूँ, तो क्या वो मेरे लैपटॉप में वीडियो पड़ी है? क्या वो आपके लैपटॉप में पड़ी हुई है? क्या किसी और के लैपटॉप में पड़ा हुआ है? नहीं, क्या यूट्यूब के सर्वर में जो मशीन है वहाँ पे पड़ा हुआ है। सो मैं किसी और से मैं किसी और रिसोर्स से या मैं किसी और अनदर लोकेशन से मैं डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि मेरे लोकल मशीन के अंदर में नहीं है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी और आ चुकी होगी। सो गाइस, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट URL को हम लोग लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नोटपैड हो गया ओपन। अभी देखिए गाइस, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा या जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग को बिल्कुल भी इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जस्ट आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, समझ लीजिए। कुछ चीज़ों को समझना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए कहीं भी, ठीक है गाइस। सो सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बोला था कि यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आप एब्सोल्यूट URL को लिखेंगे, यानी कि कोई ऐसे डेटा को या कोई ऐसी वेबसाइट को जब आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लैपटॉप के अंदर में नहीं है, आप कहीं और से उसको एक्सेस कर रहे हो, सो इसके लिए आपको उस पाथ के पहले सबसे पहले एक चीज़ लगानी पड़ेगी जिसका नाम है https://, ठीक है, https://। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ
https:// ओके नाउ अब आप लोगों को ये https:// के बाद आप या तो आप लोग डोमेन नेम लिख सकते हैं या तो आप लोग IP एड्रेस भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक डोमेन नेम या एड्रेस लिखता हूँ मैं www.youtube.com, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ /videos, वीडियोस, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने लिखा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, मैं रेट को और स्लो कर देता हूँ। https://www.youtube.com/videos। ये जो मैंने लिखा, अब इस URL को अगर आप लोग ओपन करते हैं अपने क्रोम में तो क्या होगा, इस URL को जब ओपन करेंगे तो आप लोग का क्या होगा कि सबसे पहले आपका YouTube ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद वो YouTube के वीडियोस के सेक्शन पे लेके जाएगा, यानी कि आपके लाइब्रेरी में जो वीडियोस का जो सेक्शन होता है वहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। ओके तो ये हो गया। अगर मैं कोई और एग्जांपल अगर मैं लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ https://www.youtube.com/www3schools.com/atml। ठीक है, मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिख दिया https://www.youtube.com/html। तो ये लिखा, तो अब ये अगर URL को ओपन करते हैं क्रोम में तो क्या ओपन होगा, तो सबसे पहले W3 स्कूल्स ओपन होगा और उसके बाद ओपन होने के बाद वो HTML का जो सेक्शन है जहाँ पे HTML सिखाया गया है या HTML का ट्यूटोरियल लिखा गया है, सॉरी, वो वहाँ पे आप लोग पहुँच जाएंगे और वो आप लोग पढ़ पाएंगे, राइट। सो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या समझना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग को कोई डेटा को एक्सेस करना है ऑनलाइन तो आपको https://www. लिखना होगा आप लोग को, ठीक है। मतलब आप लोग को डोमेन नेम या वेबसाइट के एड्रेस से पहले या उस डेटा का एड्रेस से पहले सबसे पहले आप लोग को https लगाना होगा। अगर उस वेबसाइट का खुद का डोमेन नेम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे IP एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये सब थोड़ा से एडवांस कॉन्सेप्ट है, डोमेन और IP एड्रेस, तो मैं बाद में कभी इसको एक्सप्लेन कर दूँगा किसी और वीडियो में बट अभी आई थिंक आप लोग समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आप लोग उस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो आप टाइप करेंगे। उसके बाद उस वेबसाइट के जिस भी सेक्शन पे आपको पहुँचना है वहाँ पे आप लोग को स्लैश लगा के सेपरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा www.w3schools.com/html, यानी कि W3 स्कूल नाम का जो डोमेन नेम है उसके अंदर में HTML नाम के फोल्डर के अंदर में मुझे घुसना है। यानी कि देखिए ये डोमेन नेम जो है W3 स्कूल्स जहाँ पे पॉइंट हो रहा है, जिस मशीन के ऊपर पॉइंट हो रहा है, जिस मशीन के जिस डायरेक्टरी के ऊपर पॉइंट हो रहा है, उस डायरेक्टरी के अंदर में HTML नाम की डायरेक्टरी में मुझे घुसना है तो बेसिकली मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ। ओके गाइस, लेकिन हाँ यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन ये है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर देखिए ये मैं आप लोग का एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आप लोग को अभी ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा भी हम लोग हो सकता है। इनफैक्ट मैंने भी किया हुआ है कि लाइक यूज़र टाइप करे https://www.w3schools.com/html, लेकिन उसको हम लोग रीडायरेक्ट कराएंगे हमारे रूट डायरेक्टरी पे या हमारे होम पेज पे। लेकिन हमारे होम पेज में जैसे ही वो /html का URL आएगा तो हम लोग चेंज करके हमारे डेटाबेस में जो HTML की जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसको मैं फेच कराता हूँ। तो ऐसा भी मैंने खुद भी किया हुआ है। सो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम लोग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे करते हैं, मतलब उसके थ्रू हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो जब आप लोग बहुत ही एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि मुझे सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस की चीज़ें कुछ चीज़ें आती हैं, सो मैं उनको मैंने किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन मैंने लगा दिया है। लेकिन अगर उन चीज़ को मैं अगर इग्नोर करूँ और अगर मैं ट्रेडिशनल वे की बात करूँ तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो w3schools.com नाम की जो डोमेन नेम है, जो एड्रेस है, जिस मशीन के ऊपर जिस डायरेक्टरी पे पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्टरी के अंदर में HTML नाम की डायरेक्टरी पे घुसना है। ओके गाइस, समझ गए होंगे आप लोग। अभी मैं इस URL को हटा देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं खुद, मेरा ये जो मशीन है,
ये जो मशीन है ये खुद ये मशीन एक लाइक क्या बताऊँ, मतलब ये मेरा एक मशीन है। अब कैसे बताऊँ, अच्छा ठीक है, W3 स्कूल नाम की जो वेबसाइट है जहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब जिस मशीन के अंदर में पड़ी हुई है, थोड़े टाइम के लिए मान लेता हूँ कि वो मशीन मेरा लैपटॉप है खुद। ओके, मैंने मान लिया। अब वो जो वेबसाइट की जो फाइल्स हैं, अगर उनको मान लो HTML नाम का अगर मान लीजिए फोल्डर एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, HTML नाम का फोल्डर, ठीक है। अब तो वहाँ पे https://www.w3schools.com तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे मतलब वो तो अपने लोकल डेटा को एक्सेस कर रहा है ना। अभी बात तो वैसे ही हो गई कि जैसे कि मेरे कहानी में जैसे कि राम को ओनली फॉर ब्रेड चाहिए था और ब्रेड उसके हाउस में रखा हुआ है, लेकिन वो अपने घर से निकल के जाए और 2 किलोमीटर घूम के वापस आए और उसके बाद फिर ब्रेड ले, तो वो तरीके का काम हो गया। तो ऐसा तो उसको नहीं करना है ना। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, तो ऐसे केस में अगर आप लोग को अपने लोकल मशीन के अंदर अगर कोई डेटा अगर मान लीजिए एक्सेस कराना है तो आप लोग जस्ट क्या करेंगे, उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML. अब आप लोग बिलीव नहीं करो गाइस, आप लोग को सिर्फ फोल्डर का नाम लिखना है। ये HTML लिखने का मतलब क्या है पता है गाइस, HTML लिखने का मतलब ये है यहाँ पे कि करंट डायरेक्टरी के अंदर में HTML नाम का फोल्डर है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ थोड़ा टाइम के लिए, मैं यहाँ पे लिखूँ अनदर डायरेक्टरी, मान लीजिए मैं लिखता हूँ अनदर डायरेक्टरी। इसका मतलब ये है कि मैं करंट डायरेक्टरी के अंदर में जो अनदर डायरेक्टरी नाम की जो डायरेक्टरी है या फोल्डर है उसके अंदर मैं घुसना चाहता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये जो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ ये सिंबल देखिए स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाथ सेपरेटर। याद रखिए गाइज, विच सिंबल इज यूज एज पाथ सेपरेटर सिंबल इन HTML, हाँ, या इन URL, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। हमेशा याद रखिएगा ये जो स्लैश सिंबल है इसे हम लोग कहते हैं पाथ सेपरेटर। जैसे हम लोग रन डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे C:\users, तो C:\users सिंबल यहाँ पे विंडोज OS एज ए पाथ सेपरेटर यूज करता है, ओके। बट हमारे ब्राउजर में या कि किसी वेब सर्वर में या किसी और OS में ये जो स्लैश सिंबल है ये सिंबल पाथ सेपरेट के लिए यूज होता है। स्लैश का मतलब हमें समझिएगा, स्लैश का मतलब होता है अंदर। तो यहाँ पे अनदर डैश डायरेक्टरी स्लैश यानी कि अनदर डैश डायरेक्टरी के अंदर मैं HTML नाम के फोल्डर के अंदर में हेडिंग्स ट्यूटोरियल्स के अंदर में या अंदर में नहीं .html, हाँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ये कहा कि मेरे जो लोकल जो डायरेक्टरी है जहाँ पे अभी मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनके अंदर में अनदर डैश डायरेक्टरी नाम की एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर में HTML नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर में headings-tutorial.html नाम की फाइल पड़ी हुई, उसको ओपन कराओ। हमेशा याद रखिएगा गाइस इस चीज़ को, ठीक है, ओके। अगर मैं ध्यान रखिएगा, हाँ, अगर मैं अनदर डैश डायरेक्टरी के पहले देखिए यहाँ पे होम पेज प्रेस किया है, ए पे पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ डॉट स्लैश, अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा कि करंट डायरेक्टरी से एक स्टेप बाहर जाओ। डॉट का मतलब होता है हमेशा एक स्टेप बैक, तो करंट डायरेक्टरी से एक स्टेप पीछे जाओ, उसके बाद स्लैश यानी कि एक स्टेप पीछे गए। अब एक स्टेप पीछे जाने के बाद जिस डायरेक्टरी में पहुंचे उस डायरेक्टरी के अंदर में अनदर डैश डायरेक्टरी नाम के फोल्डर के अंदर में घुस जाओ, और वहाँ पे घुसने के बाद HTML नाम के फोल्डर के अंदर में घुसो, और वहाँ पे घुसने के बाद headings-tutorials नाम का जो हमारा .html फाइल है उसको ओपन कर दो, ओके।
सो इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे slash इसके बाद वापस से लिख दूँ slash 4 slash another slash सॉरी a slash हाँ, तो मैंने 2 बार डॉट स्लैश लिख दिया, उसके बाद लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, slash another dash directory slash इसका मतलब 2 स्टेप पीछे जाओ और 2 स्टेप पीछे जाने के बाद फिर अनदर डायरेक्टरी के अंदर में HTML नाम के डायरेक्टरी के अंदर में headings-tutorial.html नाम के फाइल को ओपन करो। ओके, इस तरीके से डॉट स्लैश का मतलब हमेशा होता है एक स्टेप पीछे। ओके, डॉट स्लैश का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी के अंदर, याद रखिएगा। और अगर आप डॉट स्लैश नहीं भी लिखते हो फिर भी वो करंट डायरेक्टरी के अंदर में समझ लेता है। ओके ओके, अब यहाँ पे line feed अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए blank slash another blank carrot return line feed blank slash another dash blank slash another slash carrot return slash line feed blank slash another dash directory slash html slash blank html blank html blank ओके, 1 सेकेंड, html selected unselected blank select slash another dash directory slash html slash headings dash tutorials.html। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि अनदर डायरेक्टरी के पीछे में एक स्लैश लगा दिया। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं 10 स्टेप अंदर में हूँ। ठीक है, मैं 10 स्टेप अंदर में हूँ, लेकिन ये डायरेक्टरी जो है अनदर डैश डायरेक्टरी, ये मेरे रूट फोल्डर के अंदर में है। ठीक है, तो अब मैं क्या 10 बार डॉट स्लैश में लगाते जाऊँगा, नो वे, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले एक स्लैश लगा दूंगा, यानी कि एकदम रूट पे, एकदम होम पे पहुँच जाओ, उसके बाद वहाँ से नेविगेट करना शुरू करो। ठीक है लेकिन मान लीजिए कि मैं 10 स्टेप अंदर हूँ और 9वें स्टेप पे मेरे 9वें स्टेप या 9वें फोल्डर के अंदर में जो है मेरा अनदर डायरेक्टरी है, तो मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तब मैं होम पे जाके और स्लैश लगाऊंगा, उससे अच्छा मैं डॉट स्लैश पे कर दूँ। ओके गाइस, सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा गाइस, क्योंकि इसी के बेस पे, इसी के मदद से आप अपने फोल्डर वगैरह के अंदर में रखी हुई फाइल्स वगैरह, इमेजेस वगैरह को आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई आप लोगों को, देखिए जब मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आप लोगों को हाइपरलिंक्स के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ पे आप लोगों को लिंक्स बनाते वक्त आप लोगों को एक फाइल से दूसरे फाइल पे स्विच कराने के लिए आप लोगों को वहाँ पे अपने डायरेक्टरी के अंदर में रखे गए फाइल्स का URL आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम जब मैं इमेजेस सिखाऊंगा तो इमेजेस के अंदर में आपको अपने इमेज का पाथ देना पड़ेगा। जब मैं वीडियो सिखाऊंगा तो वीडियो टैग के अंदर में आपको वीडियो का पाथ देना पड़ेगा। तो वीडियोज़, ऑडियोज़, फाइल्स, इमेजेस, इन सबको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसी के थ्रू कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कि मुझे सेम चीज़ को अगर मुझे ऑनलाइन एक्सेस करनी हो तो मुझे इस तरीके से करनी पड़ेगी। देखिए मैं नीचे में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे https://www.mydomain.com/html/headings-tutorials.html। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मुझे क्या कहते हैं किसी ऑनलाइन सोर्स से अगर मुझे सेम फाइल को एक्सेस करनी होती सेम लोकेशन पे, या यूँ कहो तो ओके इस तरीके से एक्सेस करनी पड़ेगी। या मान लीजिए कि मैं अगर कोई ऐसी डायरेक्टरी या फाइल्स स्ट्रक्चर को अगर मैं किसी ऑनलाइन सोर्स पे अपलोड कर दूँ, कोई ऑनलाइन मशीन पे, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे, तो जो बाकी यूज़र्स होंगे उसी तरीके से एक्सेस करेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर में यही कोड लिखा होगा, वो ऊपर वाला रिलेटिव URL। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव URL, और इसे हम लोग कहते हैं गाइस एब्सोल्यूट URL। ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और पूरा HTML का URL का टॉपिक आप लोग क्लियर हो चुका होगा।
इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि किसी भी एकेडमी में, किसी भी ऑनलाइन जगह पे इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जाता, जिसके वजह से हम लोग लिंक और इमेज बनाना तो सीख लेते हैं, लेकिन जब हमें जब हमें रियल लाइफ वेबसाइट जब हमें डेवलप करनी होती है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जो फाइल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस फाइल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग फाइल को एक्सेस करें। सो ये एक प्रॉब्लम आती है और इससे बहुत लोग जूझते हैं। सो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बीइंग अ वेब डेवलपर जहाँ पे एक वेबसाइट बनाते हैं, सो उसका फाइल स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना आप लोग की ड्यूटी बनती है। क्योंकि अगर फाइल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर उसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर में मूव करते वक्त, या अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है और मैं कोई अलग डेवलपर अगर उसको आके चेक करता हूँ, तो मुझे अगर आपका फाइल स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसके नाम आपने सही तरीके से नहीं दिए हैं, या बहुत ज़्यादा आपने एब्रीविएशन का यूज़ किया है, या उस वेबसाइट का अगर आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करके नहीं रखा हुआ जिसके देख के मैं समझ सकूँ आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर, सब मैं उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाइएगा, और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में जो लोग इंटरेस्टेड हैं HTML सीखने के लिए। सो गाइस, गुड बाय।